थ्री क्या है देखो, स्ट्रेट लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे ये पॉइंट पी है, सपोज कर लो कि अपने पास ये पॉइंट पी है। अब पॉइंट पी को इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव होना है। ऐसी कंडीशन डालो इस पॉइंट पी पे कि ये पॉइंट पी केवल इस लाइन के ऊपर ही मूव करे। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट होगा, इस कंडीशन के कारण ये इस लाइन के ऊपर मूव करेगा, है ना, क्लियर। तो इस पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। तो यहां भी पॉइंट पी ही स्ट्रेट लाइन को डेवलप कर रहा है, 3D हो या वेक्टर हो या कुछ भी हो। लाइन है तो लोकस है, प्लेन है तो वो लोकस है। तो ऐसी कंडीशन डालनी है कि पॉइंट पी स्ट्रेट लाइन पे मूव करे। तो हमने पहली कंडीशन कही कि जो पॉइंट है इसको कह रहे हैं कि पॉइंट जो है इस एक पॉइंट ए से पास कर जाए। अगर पी पॉइंट ए से पास कर जाए तो हम कहेंगे कि हाँ साहब ये जो है आपका इस पे मूव करेगा, लेकिन इस पे मूव नहीं करेगा। पॉइंट पी यहां से चालू फिर भी ऐसे पास कर सकती है, यहां चालू फिर भी ऐसे पास कर सकती है। अब इस पी के मूवमेंट की डायरेक्शन को ही फिक्स करना पड़ेगा। हम कहेंगे पॉइंट पी जो है एक वेक्टर है बी, उसके पैरेलल मूव करेगा। तो अब देखो, अगर पॉइंट पी इस वेक्टर के पैरेलल मूव करे और इस पॉइंट से पास होगी तो इस पॉइंट पी का लोकस जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा, स्ट्रेट लाइन डेवलप करेगा। तो क्योंकि अब पॉइंट पी हमेशा इस लाइन के ऊपर ही मूव करेगी। पॉइंट पी इसके पैरेलल किसी लाइन पे मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फिर वो पॉइंट ए से पास नहीं होगी। पॉइंट पी पॉइंट ए से पास होने वाली किसी लाइन पे मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर वो वेक्टर बी के पैरेलल नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशन को डाल देने से, यही चीज तो अपने 2D में भी की थी भाई। 2D में भी यही किया था ना अपन ने। 2D में क्या था? 2D में भी यही बात थी। अगर मैं 2D को यहाँ लिखूं, 2D को कंपेरेटिवली यहाँ पे लिखता हूँ, तो 2D में यही तो बात थी। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या था? यही तो था कि भाई ये पॉइंट पी को ऐसा मूव कराओ कि वो एक पॉइंट से पास हो जाए और ये इतने एंगल पे मूव करे। अब पॉइंट पी अगर इस पॉइंट से पास होगा और इस एंगल पे मूव करेगा तो वो हमेशा इसी लाइन के ऊपर मूव करेगा, किसी और लाइन पे मूव नहीं करेगा। अगर पॉइंट पी केवल पॉइंट ए से पास करा रहे हो तो पॉइंट ऐसा भी जा सकता था, ऐसा भी जा सकता था, पी यहां भी हो सकता था। ए से पास हो रहा है, पी यहां भी हो सकता था। अगर पॉइंट पी केवल इस एंगल पे मूव करा रहे हो तो पॉइंट पी ऐसा ही मूव कर सकता था, ऐसा ही मूव कर सकता था। तो अगर केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि वो पॉइंट ए से पास हो रहा है तो इनफाइनाइट केसेस है। अगर इस लाइन के पैरेलल केवल मूव कराते हैं तो इनफाइनाइट कंडीशन है। तो अगर मैं ये ऐसी कंडीशन डाल दूं कि पॉइंट पी को पॉइंट ए से पास होना है और इस एंगल पे मूव करना है, तो ये पॉइंट पी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही मूव करेगा। तब इस पॉइंट पी का लोकस ये स्ट्रेट लाइन। और ये अपनी इक्वेशन थी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये 2D है, ये 3D चलेगा। इसको थोड़ा सा और मैं बाइफरकेट कर दूं, y माइनस वाई वन, एम को लिख देता हूं मैं टेन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसको और ऐसा लिख लो, तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। इसको और चाहो तो लिख लो, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी 2D में। बिल्कुल सेम डेफिनेशन जो यहां पे लग रही है वही डेफिनेशन अपने को 3D में भी लगानी। या फिर एक और चीज अपन ने पढ़ी थी इसके अंदर, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन। जो पॉइंट पी है उसको ऐसा मूव कराओ कि वो अब पॉइंट ए से भी पास कर रहा है और पॉइंट बी से भी पास कर रहा है। अब अगर पॉइंट पी किसी और जगह से मूव करेगा तो ए से पास करेगा तो बी से नहीं करेगा, अगर बी से पास करेगा तो ए से नहीं करेगा। अब अगर पॉइंट पी को ए और बी दोनों से पास होना है तो उस पॉइंट को हमेशा इस लाइन पे ही मूव करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है कि वो पॉइंट पी दोनों पॉइंट से पास हो जाए और इस लाइन पे मूव ना करे। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर मान लो ए से पास करा रहा हो तो ऐसी ऐसी लाइन जा सकती थी,
तो बी से नहीं करेगी, बी से पास करा रहा तो ऐसी लाइन जा सकती थी, वो ए से पास नहीं करेगी। तो अगर ए और बी दोनों से पास होना है तो पॉइंट बी को हमेशा इस लाइन पे ही मूव करना चाहिए। तो दो अपने पास लोकस के जो बेसिक पॉइंट थे 2D वाले, वही चीज यहाँ पे अपने को अप्लाई हुई। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन से 2D में स्ट्रेट लाइन से अपन कल क्वेश्चन पूछते हैं, तो पूछते हैं क्योंकि वो पूरे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन अपन 3D में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अगर हमें इस पॉइंट पी का लोकस निकालना है इस प्रकार की, वो पॉइंट पी इस लाइन पे मूव करे, तो इस पॉइंट पी को इस पॉइंट ए से पास होना चाहिए, फिक्स पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसे पॉइंट या ऐसी लाइन जो इस पॉइंट ए से पास करती है, ऐसी इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल होगी। तो हमें एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी कि पॉइंट पी को इसी लाइन पे मूव कराना है, तो कहेंगे इसको एंगल चाहिए। जो काम 2D में एंगल करता था, क्या करता था? एंगल स्लोप देता था। स्लोप क्या करता था? डायरेक्शन देता था। वही काम 3D में कौन करेगा? वेक्टर करेगा। ठीक है, या तो वेक्टर करेगा या फिर यूनिट वेक्टर करेगा, डायरेक्शन देगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को पॉइंट तो मालूम हो गया है जिससे इसको पास कराना है, अब मुझे एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए? इसका डायरेक्शन चाहिए। तो मैंने कहा कि साहब पॉइंट पी को इस वेक्टर के पैरेलल मूव करो। अब पॉइंट पी को इस वेक्टर के पैरेलल मूव कराए और इस ए से पास कराएंगे तो हमेशा पॉइंट पी इसी लाइन पे मूव करेगा, कहीं और मूव नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे डेवलप करेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म। मान लो ओ ओरिजिन है, पॉइंट ए है, ए तो एक पॉइंट है, तो पॉइंट का तो हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया। पी एक दूसरा पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर आर हो गया। अब आप देखिए ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल ओ ए पी, है ना? ध्यान से देखिएगा, ये हो गया और ये डायरेक्शन ऐसी होगी। इस ट्रायंगल में आने से पहले, चलो ठीक है, यह हो जाएगा ओपी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ इज इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर। ओपी वेक्टर कितना है? आर वेक्टर। ओए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर। एपी वेक्टर भी नहीं मालूम, लेकिन ध्यान से देखिएगा, बट एपी इज पैरेलल टू, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी। और हम जानते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वेक्टर या 3D में पैरेललिज्म का मतलब ही कोलिनियर होता है। इसका मतलब दो वेक्टर कोलिनियर भी हैं। अब अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर एपी वेक्टर इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ वेक्टर। अब यार रिप्लेस कर दो तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर b। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो, मैंने कहा सपोज कर लो पॉइंट P की कोऑर्डिनेट है x, y, z। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। और वेक्टर v जो है वो मान लीजिए आपके पास है, कहां लिखूं वेक्टर v? भाई जगह ही नहीं बची। देखा, पॉइंट A को नीचे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। और वेक्टर b को लिख देता हूं मैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये मान लीजिए मेरे पास, ध्यान रखिएगा, अगर बी वेक्टर है तो उसके जो आई जे के कोफिशिएंट हैं ये बी आर्स होंगे इस वेक्टर के। किसी भी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट बी आर्स होते हैं और किसी भी यूनिट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट बी सीज होते हैं। ये दो बातें दिमाग में रखनी है। ये वेक्टर इक्वेशन होगा। अब इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखो, वेक्टर आर, अब वेक्टर आर को लिख दूंगा, पॉइंट मालूम है एक्स वाई जेड, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मालूम है तो वेक्टर आर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी होगा। तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट भी मालूम है, ये हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। प्लस टी ले लो या लेमडा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने टी ले लिया तो लेमडा ले लो, लेमडा ज्यादा ले लेना पर स्केलर को लेमडा ले। प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, b1 i प्लस b2 j प्लस b3।
अब आप क्या करो, देखो आईजे के क्या है, आईजे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, आईजे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर मैंने कहा था जब भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आएंगे और आई का टर्म लेफ्ट में भी और राइट में भी है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप। ये कॉन्सेप्ट हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला, ठीक है, क्योंकि आईजे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो दोनों तरफ आई वाले कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस लैम्डा b1, y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू यहां से x की वैल्यू निकालें, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से देखो x माइनस x1 अपॉन b1 मिल जाएगा लैम्डा। वैसे ही अगर हम y और z की वैल्यू निकाल लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस लैम्डा b2 और z की वैल्यू हो जाएगी z1 प्लस लैम्डा b3। और अगर हम सबको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा x माइनस x1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको बता रहा हूँ 2D वाली केस, बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर मैं इसको डीसी में कन्वर्ट करके इसको cos अल्फा cos बीटा cos गामा लिख सकता हूँ, बिल्कुल सेम रिजल्ट मिल जाएगा जो यहाँ पर मिल रहा है। देखो ये जो फॉर्मेट है, ये x का टर्म है, y का टर्म है, इसमें एक z का टर्म और बढ़ा दो, ये आपका केस। तो कुछ नहीं है, 2D का एक डायमेंशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, लिखने का पैटर्न देख लीजिए, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन cos 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख लो z माइनस z1 अपॉन एक और एंगल। तो ये आपके पास 2D किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 3D में, वही ये रिजल्ट लिखा हुआ है। थोड़ा इस रिजल्ट को थोड़ा समझ लो क्या है ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने इसको इक्वल टू लैम्डा ले लिया, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला है आपके पास x माइनस x1 अपॉन b1 y माइनस y1 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसा हम कहेंगे, कांस्टेंट ले लिया हम। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट ये b1 b2 b3 क्या, b1 b2 b3 किसके हैं, इस वेक्टर जो इसके पैरेलल था b उसके ds है, तो वेक्टर के ds के लिए लाइन के ds के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं b1 b2 b3 के ds होंगे उस लाइन के, प्रोवाइडेड x y z का कोफिशिएंट 1 होगा। देखो if coefficient of x y z is 1 then denominator, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म आएगा, that is b1 b2 b3 और ds, ये ds हो, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये जो लैम्डा होगा ना, एक्चुअली में समझा जाए तो लैम्डा इस ए की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये एग्जैक्ट ए की डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है ना, इफ देखो इस बात को लिख लो, इफ डिस्टेंस AP इज गिवन, ध्यान दो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म बन रही है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या थी 2D में, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r, यहाँ पे आ गया इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। तो इफ डिस्टेंस AP इज गिवन, वहां पे ये था ना पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट निकालो, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि साहब इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना है, तो अगर डिस्टेंस AP अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, देन यूज x minus x1 upon L, y minus y1 upon m, z minus z1 upon n is equal to AP distance। अगर मान लो मैं ऐसा पूछ लूं कि इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट P निकालिए, अगर मैं ऐसा पूछता हूं कि इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट P अपने को निकालना है, ऐसा अगर बोलता हूं, इसका मतलब ये है कि मुझे डिनोमिनेटर में drs की जगह क्या यूज करना है, dc यूज करना है, का ध्यान रखना है, drs की जगह dc यूज करना है और इस पूरी क्वांटिटी को इक्वल टू ये जो डिस्टेंस होगा वो लेना है। 2D से सोचो क्या था, 2D में x माइनस x1 अपॉन cos थीटा sin थीटा था,
जो cos 90 माइनस थीटा लिख दिया अभी मैंने, तो यहाँ आएगा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस AP दिया है तो। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी बड़ा काम आ जाता है। तीसरा पॉइंट, कभी कभी हम बोलते हैं फाइंड एनी पॉइंट ऑन लाइन। अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है, मैं ऐसा बोलूंगा साहब इस लाइन पे एक पॉइंट निकालो, फाइंड पॉइंट ऑन एनी लाइन। अगर मैं लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालने के लिए आपसे बोलता हूं, आप क्या करोगे, इस लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा पुट करोगे, देन यूज x माइनस x1 अपॉन v1, y माइनस y1 अपॉन v2, z माइनस z1 अपॉन v3 इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहां से x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, अभी निकाली यहां पे ऊपर में, वो निकलेगी x1 प्लस लैम्डा v1, y की वैल्यू निकलेगी y1 प्लस लैम्डा v2, z की वैल्यू निकलेगी z1 प्लस लैम्डा v3। ये इस पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे, जिसको कि हम एनी पॉइंट कहेंगे। हम क्लेम करेंगे कि जो पॉइंट हमको चाहिए वो पॉइंट एक्चुअल में पॉइंट P है। मान लो हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, सपोज कर लो हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट P तो उस पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना, किसी लैम्डा के लिए, किसी एक लैम्डा के लिए तो पॉइंट P इस पॉइंट पे पहुंचेगी ना, कि नहीं पहुंचेगी। तो अगर पॉइंट P इस पॉइंट पे पहुंच सकती है फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मैं पॉइंट P को ही एनी पॉइंट कहूंगा। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए जो क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, उसको यूज करके मैं लैम्डा निकाल लूंगा, जिससे वो पर्टिकुलर लैम्डा मिल जाए, जिसके कारण पॉइंट P इस पॉइंट पर पहुंच जाए। समझ गए। अब नॉर्मली ये जो लैम्डा होता है ये दो तरीके से निकाला जाता है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्मली लैम्डा निकालने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं, तो टू फाइंड लैम्डा, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर ये दो तरीके मिलते हैं। पहला हो सकता है कि हम कहें कि जो पॉइंट है दैट लाई ऑन ए प्लेन, एक पॉइंट किसी प्लेन पे लाई कर रहा हो, मान लो प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये इस प्लेन पे ये पॉइंट लाई करता है। तो अगर ये मान लो प्लेन है और इस पे अगर ये पॉइंट P लाई करता है, जिसको हमने एनी पॉइंट कहा है, तो नेचुरल से बात है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, देन सेटिस्फाई पॉइंट P इन ए प्लेन, पॉइंट P लाई इन ए प्लेन, पॉइंट P लाई इन ए प्लेन। तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई प्लेन बाय P, तो हम प्लेन को P से सेटिस्फाई कर लेंगे। दूसरा तरीका ये ज्यादातर बनता है कि आपके पास ये मान लो एनी पॉइंट P है जिसको आपको निकालना है, और ये एक दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस लाइन के हमको डीआर मालूम है, इसके पॉइंट में मालूम है, इसके डीआर मान लीजिए अपने पास ABC है, तो परपेंडिकुलर है, और हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट भी हमको मालूम है। सपोज कर लो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है x2 y2 z2 है, तो हम क्या करेंगे, हम PA के डीआर निकालेंगे। पॉइंट P हमारा ये पॉइंट है जो हमको निकालना था, ठीक है। या पॉइंट P इसको हो सकता है, ऐसा उल्टा ले लो, पॉइंट P हो सकता है इस नीचे वाले पे हो, A ऊपर कर दो, A ऊपर है भाई, पॉइंट P ये रहा, A के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब हो सकता है कि मैं ये पूछूं कि ये जो AP है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसके डीआर अपने को मालूम है। तो मैं कहूंगा काम करो, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम लैम्डा के टर्म में निकाल चुके हैं, अब AP के डीआर निकालो, तो हम डीआर ऑफ AP निकालेंगे। निकाल सकते हैं डीआर कैसे निकालेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डीआर डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, मालूम है ना। डीआर निकालने का तरीका डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट लेंगे। अब इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो जैसे ये डीआर मिल जाएगा आपके पास, अब ये और ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डीआर के प्रोडक्ट का सम लो, मतलब ए डॉट बी जीरो यूज कर लेंगे। ए डॉट बी जीरो का मतलब क्या है, अब जैसे इसके डीआर मिलेंगे तो हम कहेंगे जो एपी था वो परपेंडिकुलर है इस लाइन एल पे,
तो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर में हम कहते हैं ऐसा, इसको समझिए, हम वेक्टर में कहते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी जीरो होगा, या वेक्टर ए और बी, मैं बता नहीं रहा क्या है, ये वेक्टर ए और बी नहीं है। वेक्टर ए को मान लो मैंने ऐसा लिख दिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी को लिख दिया मैंने b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इसका डॉट करूंगा तो क्या मिलेगा, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 0। What is a1 a2 a3? a1 a2 a3 are drs of this vector A. What is b1 b2 b3? b1 b2 b3 are drs of vector B. ठीक है, तो वेक्टर में तो हम ऐसा लिखते हैं और वेक्टर को डॉट कर देते हैं। 3D में वेक्टर नहीं लिखेंगे हम, 3D में सीधे इस रिजल्ट का यूज करेंगे। What is a1 a2 a3 are drs of any vector or any line. What is b1 b2 b3? drs of any vector or any line. तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, उनके डीआरस मालूम है, तो उनके डीआरस के प्रोडक्ट का सम जीरो होगा। ठीक है, दोनों के डीआरस के प्रोडक्ट का सम जीरो होगा, इसको यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ए डॉट बी। बात देखिए, उसी चीज से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन यूज इसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ देयर डीआरस ये हम यूज करेंगे। ये दो तरीके बहुत ज्यादा यूज किए जाएंगे। तो अगर कोई भी पॉइंट प्लेन आपको लाइन के ऊपर निकालना है तो आप क्या करोगे, उस लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा लिखोगे, ठीक है, वहां से आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। अब देखोगे अगर पॉइंट भी किसी प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दोगे, वहां से लैम्डा मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट पी से एक लाइन पास हो रही हो, वो लाइन एक दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर, जैसे ये केस बनाया, तो आप इस एपी के डीआर निकालोगे। डीआर कैसे निकालोगे, इन दोनों के डिफरेंस, कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से डीआर मिल जाता है। मैं उसको फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, और ये जो आपके पास दूसरी लाइन के डीआर मालूम है, इनके डीआर के प्रोडक्ट का सम जीरो कर दोगे, ये मतलब है ए डॉट बी जीरो का। ठीक है, अब डीआर कैसे निकालते हैं, मान लो दो पॉइंट है ए और बी, यहां पे लिख लो तीसरा पॉइंट, समझ लो तीसरा पॉइंट तो नहीं है, एक पॉइंट समझ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए x1 y1 z1 है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए x2 y2 z2 है। तो डीआर क्या होंगे, डीआर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, डीआर ऑफ ए बी हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2। ठीक है, ये इसके डीआर हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो डीआर होगा। डीआर डीसी मालूम है या नहीं मालूम, पहले ये बताओ।